तो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे अमेरिकी वर्चस्व समकालीन विश्व में। तो देखा था हमने कि किन किन क्षेत्रों में, आप सेना के क्षेत्र में, विभिन्न वस्तुओं के क्षेत्र में, समुद्रों के क्षेत्र में, और हम देखें कि एक और वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है हमारे सामने, इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब का आभासी संसार साकार हो गया दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है। उनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। तो मतलब हम देखें, यहाँ भी उसका वर्चस्व कायम है। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हल्के में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% की हिस्सेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका का लगभग 14% की हिस्सेदारी है। विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक ना हो। ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद देखें तो हम ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम है प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक और उदाहरण हमारे सामने MBA की अकादमिक डिग्री। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है जो हमारे यहाँ भी आज काफ़ी चलन में है। MBA करते हैं लोग। यह व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और एक कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने वार्टन नामक स्कूल से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खोला। इसकी स्थापना 1881 में हुई। MBA की शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हुए। अमेरिका से बाहर MBA के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में, जैसे भारत जैसे देशों में बहुत बाद में हुई। MBA को आज एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल हो गया है। इस बात में हमें दक्षिण अफ्रीका दोस्त जाबू की याद आती है। ढांचागत वर्चस्व को ध्यान में रखे तो यह बात स्पष्ट हो जाती कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़ MBA की डिग्री कर ले। तो हम देखें कि यहाँ भी अमेरिका का वर्चस्व था। एक और वर्चस्व का क्षेत्र है अमेरिकी, वो है संस्कृति। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अमेरिकी वर्चस्व की विचारधारा काफ़ी प्रबल है। मतलब ये है कि इसका मतलब है सहमति गढ़ने की ताकत से। यहाँ वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगें जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। इससे प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम होता है। इसमें हम देखें कि विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के शर्त को लागू करें तो स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य ताकत से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपने मनमाफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे ताकतवर देश का हित साधन हो, उसका प्राबल्य बना रहे। प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों ही तरीकों से काम लेता है। हम देखें तो हमारी संस्कृति पर भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। हमारे यहाँ पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो ज़्यादातर समाजवादी क्षेत्र था उसका, अर्थात सरकारी विभाग ज़्यादा हुआ करते थे, सारी नौकरियाँ सरकारी क्षेत्रों में थी। लेकिन 2004 में हम देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी पूंजीकरण की ओर बढ़ा दिया गया और ये निश्चित है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव है। आज हमारे यहाँ कर्मचारियों को पेंशन बंद कर दी गई, ये अमेरिकी वर्चस्व का ही प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा हमारी जीवन शैली
हमारा पहनावा, हमारा खान पान, ये सारी चीज़ों पर हम देखें तो अमेरिका का प्रभाव दिखाई देता है। आज जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों के जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब हैं। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है और इसी कारण सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है जहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। आपको आंद्रेई और उसकी कूल जीन्स की याद होगी। आंद्रेई के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स आज़ादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। युवक युवती अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों से नीली जीन्स खरीदने पर जोर देते थे, ऐसा चाहे जैसे भी हुआ हो। लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई, एक ऐसा अच्छा जीवन को जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है। अमेरिका ने ढांचागत ताकत, सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मारी और सोवियत संघ की केंद्रीय और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की। सोवियत संघ में नीली जीन्स के लिए दीवानगी इस बात को साफ साफ जाहिर करती है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कामयाब रहा। अब प्रश्न है कि अमेरिका जो अपना वर्चस्व कायम कर रहा है, क्या उसके रास्ते में कोई अवरोध है? तो इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। माने जिस रास्ते से अमेरिका वर्चस्व कायम है, उसी तरीके से उसकी पतन भी निश्चित है। अमेरिकी राह में 3 अवरोध हैं। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे। वो पहला व्यवधान है स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट, जहां शासन के तीनों अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। मतलब ये है कि अमेरिका ने भले ही अपनी सैन्य ताकत के बल पर जो ना अपना वर्चस्व बढ़ाया हो, लेकिन आज वहाँ के लोग भी ये मानने लगे अमेरिका के कि अमेरिका अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। यही उसकी कमज़ोरी होने जा रही है। अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के मूल में है अमेरिकी समाज, जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है, माने फ्री रहना चाहता है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने में भले ही कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा हुआ है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। मतलब यह है कि अमेरिका के लोग फ्री जीवन जीना चाहते, वो दुनिया भर की झंझटों में ना पड़ के आज अमेरिकी सरकार पर इस बात का दबाव बनाने लगे हैं कि आप बिना वजह दूसरे देशों में दखलंदाजी क्यों करते हैं। बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में मौजूदा तीसरा व्यवधान है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कर सकता है, और वह इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी। स्पष्ट ही अमेरिका का बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर बहुत कुछ अंकुश लगा सके हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अमेरिका अपनी मनमानी करता रहे, तो नाटो में जो देश शामिल हैं वो अमेरिका में की हर हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए कमज़ोरी बन जाएगी। अब बात आती है कि अमेरिका और भारत के संबंधों की बात। तो शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिका गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी।
सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण और होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्रविहीन हो गया है। मतलब अब उसका जो एक मजबूत मित्र था, रूस ताकतवर देश था, वो टूट गया। तो उसने सोचा कि क्यों हम ऐसा मतलब अपने आप को हमेशा कटुतापूर्ण संबंध रखें अमेरिका से। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया और इसी नीति और हाल के सालों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत जब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है। इससे हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हाल के सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच कोई दो नई बातें उभरी हैं। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी है और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय हैं, जो भारत के लोग यहाँ से जाके बस गए हैं। दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या? सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, माने जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनते हैं, भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। माने हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसका 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। बोइंग जो विमानन कंपनी है उसके जो कर्मचारी हैं, इंजीनियर वगैरह, वो ज़्यादातर भारतीय हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते। सिलिकॉन वैली वहाँ की क्या है, कंप्यूटर उद्योग का बड़ा क्षेत्र है जिसमें लगभग 3 लाख लोग काम करते भारतीय। अगर वो आज उसे छोड़ दें तो अमेरिका का प्रौद्योगिकी उद्योग नष्ट हो जाएगा। एक प्रकार से उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार अमेरिकी और भारतीयों की नज़दीकी बढ़ती जा रही है। यह अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं है। भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है। नंबर 1, भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान सभी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाए। मतलब उन्हें डर है कि जिस प्रकार हम अमेरिका और भारत के साथ सैन्य शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, वो हो सकता भारत के लिए खतरनाक हो। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हिलमेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाए। वे चाहते हैं कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। तो अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी। मतलब उनको लगता है कि अमेरिका से हम मैत्री बढ़ाएं, ना कि दुश्मनी मोल लें। कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। कुछ सालों में यह गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा। शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रह सकते। हम कई मायनों में बहुत चीज़ों में उनसे साथ जुड़े हैं। तो अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों को एक समुचित मेल व्यापार करना होगा। इस पर विचार करने के लिए हम अगले टॉपिक पर ध्यान देंगे।